ग्लेशियर में -50 डिग्री में नौकरी की, वो गाड़ी कमाई हमने यहाँ पर लगा दी, उसमें हमें क्यों नहीं बोला ये बिल्डिंग क्यों बना रही। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोगों ने अपनी जिंदगी भर नौकरी पैसा करके जितना भी कमाया वो सब लोगों ने यहाँ लगा दिया, और उसके बाद अब आप यूं उजाड़ने की बात करेंगे जब हजारों लोग यहाँ बस गए। आप शुरुआत के वक्त पर जब 5 साल हुए थे, तो अगर आप उस वक्त पर इनसे उठने के लिए कहते तो समझ में आती ये बात। करीब 50 साल होने वाले हैं और अब जाके आप इस तरह के फैसले सुनाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि ये वन भूमि नहीं है। अगर वन भूमि होती तो यहाँ पर फाइबर की लाइन क्यों खींची गई। तो सरकार से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जितनी विधायक आज तक रहे हैं पिछले 40-50 सालों में, जितनी भी सरकारें आज तक कुछ नहीं, तो सरकारों का नाकारापन, सरकारों की लापरवाही का खामियाजा ये गरीब जनता क्यों भुगतेगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर लगा दी है। उन्होंने हमें गुमराह किया है। जिस दिन हमें पता चल जाएगा ये कमान इनके हाथ से चली गई है, इनकी बस की नहीं है, तो फिर वो जवाब देना जनता अच्छी तरह जानती। नहीं तो हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनने का लाभ उनको क्या है। सरकार खुद आपको बसाकर भूल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के इंदिरा गांधी जी थे। उस समय उन लोगों के पास, जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे, कांग्रेस पद्धति के अनुसार उन लोगों को जमीन का आवंटन किया गया जिनके पास जमीन नहीं थी। मैंने पहले भी लाइन बोली, अगर आप उनका दर्द नहीं समझ सकते हैं तो आप लोगों का नेता होना बेकार है। चाहे जितने भी नेता आज तक रहे यहाँ पर, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए फिर ऐसे में। और वर्तमान में अगर आप इनकी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप लोगों का नेता होना पूर्ण रूप से बेकार है। आप लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए फिर ऐसे में, अगर आप लोग सत्ता में होकर के, कि अगर इन लोगों के मुद्दों को हमारे सांसद जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने सबसे शर्तों में हमसे कहा कि भाई आपका सांसद या आपका विधायक क्या करता है। आप लोगों की क्या मांग है, राज्यसभा का काम घोषित करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंद्र जोशी और आज मैं हूं बग्गा चौवन में, सरपुड़ा बग्गा चौवन में। यह विधानसभा खटीमा के अंदर आता है गांव, वन भूमि का एरिया है इस वक्त पर, और हम लोगों की मांग है इस गांव को राजस्व गांव घोषित किया जाए। यहाँ पर जनता करीब 8 से 9 हज़ार है सिर्फ बग्गा चौवन में, और अब इस गांव को हाईकोर्ट के जरिए उजाड़ने का ऑर्डर आ चुका था आज से 3 साल पहले, जिसके ऊपर अभी स्टे लिया गया है। और ये कितना न्याय संगत है और कितना नहीं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, इस गांव में करीब 50 साल होने वाले हैं और ढंग से ईंटों का खड़ंजा भी नहीं पहुंचा है साहब, ईंटों का खड़ंजा भी ढंग से नहीं पहुंचा है। और 2015 में इस गांव को पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल जी द्वारा आदर्श गांव के लिए गोद लिया गया था। उसके बाद भी यहाँ पर कोई इतना विकास देखने को नहीं मिल पाया जितनी उम्मीद थी, और घपले तो बहुत सारे हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल सीधे जनता से पूछते हैं इस गांव के राजस्व गांव को घोषित करने के लिए। आइए जरा। ये गांव, शुरुआत में इस गांव को कब बसाया गया था, क्यों बसाया गया था, और जिसमें बसाया गया था उस समय कितनी आबादी रही होगी? उस टाइम में सर इसमें आबादी 5000 आबादी थी। इसमें भूतपूर्व सैनिक 1974 में भूतपूर्व सैनिक इंदिरा गांधी का राज था, और भूतपूर्व सैनिक प्लस जो है पहाड़ के भूस्खलन के लोग, गरीब लोग, और उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित लोग जो है यहाँ बसाया गया। और उस टाइम में जो है विधायक साहब कौन थे सर उस टाइम में? बिहारी लाल जी थे। उस टाइम में यहाँ बैठाया गया इंदिरा गांधी जी के। थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए। 5 साल हमारे परमिट भी दिए गए। 5 साल हम लोग जो है पूरी जनता, अभी जो जनता उस टाइम में सिंगल थे, अब जो है पूरा परिवार आ गया। उसमें पूरी जनता हमारी है उसी टाइम की बैठी हुई है। उस समय कुछ लोग उजड़ के चले गए बेचारे, कोई नहीं रहा, कोई खाना पीना कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने वन विभाग ने हमारे पूरा तालाबंदी कर दी थी। हमें नल, पानी पीने को नल नहीं। जब कुमाऊं कौशल आए थे, कुमाऊं कौशल ने आए, उन्होंने फिर हमारा रास्ता खोला। उसके बाद हम लोग जो है अपना नल पानी को करने लगे, अपनी मेहनत से हमने यहाँ आबाद कराया। इस समय जो है करीब 8 से 9 हज़ार की आबादी करीब से बग्गा चौवन के अंदर है जी। तो अच्छा, आप मुझसे कह रहे थे कुछ दिन पहले, आपने मुझसे कहा था कि यहाँ पर जो शुरुआत में लोग बसे थे करीब 550 लोग, 550 लोग के आसपास थे, और अब 5000 लोग कह रहे हैं। उस वक्त सर सिंगल थे, परिवार में सिंगल। इस वजह से उनके एक परिवार के एक आदमी के 4 भाई तो परिवार ही गिना जाएगा ना। अब उस टाइम में सिंगल गिना था, अब जो है परिवार गिना जा रहा है ना। तो नहीं, उस समय जब बसे गए तो करीब 550 लोग, 550 शुरुआत की। सिंगल एक परिवार है, सिंगल। अब जो जनता हो गई। ये बोलो मत, पीछे मत बोलो।
अगर हमें 5 साल के लिए बिठाया गया तो हमको यहाँ पर क्यों बिल्डिंग बनाने दी, क्यों राशि, क्यों हमें बिजली दी गई, क्यों स्कूल दिए गए? ये सही बात है, क्योंकि वन भूमि में हमें बिजली की अनुमति नहीं है, हमें बिजली प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ना वहाँ पर सड़क होती है, ना बिजली होती है, हमें वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती वन भूमि पर। लेकिन दूसरी तरफ राजस्व गांव में ये सब उपलब्ध होता है, यह सब हमें प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन लोगों का कहना है वन भूमि है, तो जब वन भूमि है तो आप लोगों ने यहाँ पर बिजली की फाइबर की लाइनें कैसे खींच दी हैं? तो ये एक सवालिया निशान खड़े होते हैं आप लोगों के सवालों पर। उसके बाद हमने अपनी नौकरी करके अपनी आजीवन फौज में नौकरी की, ग्लेशियर में -50 डिग्री में नौकरी की, राजस्थान का जो है -40 डिग्री तापमान में हमने नौकरी की। वो गाड़ी कमाई हमने यहाँ पर लगा दी, उसमें हमें क्यों नहीं बोला कि बिल्डिंग क्यों बना रहे, क्यों नहीं? ये सही बात है कि जिस समय लोग अपना पैसा यहाँ लगा रहे थे, लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पर लगा दी। और ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोगों ने अपनी जिंदगी भर नौकरी पैसा करके जितना भी कमाया वो सब लोगों ने यहाँ लगा दिया, और उसके बाद अब आप यूं उजाड़ने की बात करेंगे जब हजारों लोग यहाँ बस गए। आप शुरुआत के वक्त पर जब 5 साल हुए थे, आप उस वक्त पर, जिस वक्त पर सिर्फ 5 साल हुए थे, अगर आप उस वक्त पर इनसे उठने के लिए कहते तो समझ में आती ये बात। लेकिन अब जब इतने साल बीत चुके हैं, करीब 50 साल होने वाले हैं, और अब जाके आप इस तरह के फैसले सुनाएंगे तो वो गलत है। और जिस व्यक्ति ने इस भूमि को लेकर याचिका दायर करी थी कि वन भूमि पर सारा पैसा लगा दिया जा रहा है, वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये वन भूमि नहीं है। अगर वन भूमि होती तो यहाँ पर ये फाइबर की लाइन क्यों खींची गई? तो इस सरकार से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जितनी विधायक आज तक रहे हैं पिछले 40-50 सालों में, जितनी भी सरकारें आज तक गुजरी हैं, तो सरकारों का नाकारापन, सरकारों की लापरवाही, तो सरकारों की लापरवाही का खामियाजा ये गरीब जनता क्यों भुगतेगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर लगा दी है। और 3 पुस्त से यहाँ रह रहे हैं, दादा चले गया है, बाप चले गया, नाती यहाँ पर रह रहा है। और भी है हमारे यहाँ का पूरा लेखा जोखा जो है सर, हमारे यहाँ का पूरा लेखा जोखा है डीएफओ पीलीभीत के अंदर है। हमारा पूरा यहाँ की पूरा जड़ जो है वहाँ है। ये अभी खोला जाए उसको जो है बकायदा मीडिया के सामने जो है वो खोला जाए, वहाँ है हमारा पूरा रिकॉर्ड सन 74 से अभी तक। ये कौन सा सन है? 2021 तक का हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है डीएफओ पीलीभीत के अंदर है। पूरा एग्रो यूपी एग्रो जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो उन्होंने जो है उसको आबाद करके दिया हमको, हमने पैसा दिया है। अच्छा, आप लोगों ने शुरुआत में पैसा भी दिया था क्या इसमें? पैसा नहीं, हमने तोड़वाई का पैसा दिया सर। बाकी हमें गरीब आदमी कहाँ से पैसा देते? किस चीज की तोड़वाई का पैसा दिया गया? हमने जमीन तोड़वाई का जो है एग्रो यूपी एग्रो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग। जमीन क्या था? जमीन, हाँ, तो वो तो था, तो जमीन को साफ किया गया, साफ करने के लिए हमने एग्रो यूपी एग्रो को, ताकि आप लोग उसमें खेती कर सकें। जी, तो ये अब मैं वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं जड़ें उखाड़ना जहाँ पर, तो ऐसी और उस जमीन को आबाद करना ताकि वहाँ पर खेती हो सके, तो ये सब चीजें तो वन भूमि में होती प्राइवेट नहीं था सर। यूपी एग्रो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यूपी एग्रो ने ये तोड़वा के दिया, हमने पैसा दिया। पहले तो लगान भी दिया जाता था, उसका बकायदा रसीद भी है, पाएंगे रसीद। हाँ, 12 रुपया या कितना रुपया ऐसे ही है, लगान दिया जाता था उसका, इस जमीन का रसीदा भी है, अभी है। मैं गणेश विश्वकर्मा। मुझे जैसा कि मालूम है अपने गांव के इतिहास के बारे में, मैंने यूट्यूब में भी और अपना फेसबुक में भी इसकी जीवन को लिखा है कि हमारा बग्गा चौवन की क्या इतिहास रहा है। जैसा कि हम बुजुर्गों से हमने सुना, और जब से मैंने होश संभाला तब से मैं इसकी स्थिति को देख रहा हूँ। सन 1972 में जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के इंदिरा गांधी जी थे, उस समय उन लोगों के पास, जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे, तो उन लोगों को बिठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम एक हुआ करता था। जिस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम टोंगिया पद्धति हुआ करती थी। उस टोंगिया पद्धति के अनुसार उन लोगों को जमीन का आवंटन किया गया जिनके पास जमीन नहीं थी। तो बग्गा चौवन कंपार्टमेंट, इस वन विभाग का 54 नंबर जो प्लाट था, उसकी उपज जो थी शून्य थी, यहाँ पर कोई भी उपज हुआ नहीं करती थी। तो इंदिरा गांधी ने उन लोगों को आह्वान किया, उन लोगों को बिठाया यहाँ पर कि ऐसा करिए, आप इस जगह पर जाइए वन विभाग 54 नंबर पर, और वहाँ की जमीन को उपजाऊ कीजिए। जब ये जमीन उपजाऊ हो जाएगी तो आपको इस जमीन के बदले दूसरी जगह हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन जब गांव वालों ने सन 1972 में यहाँ आकर के इस जमीन को उपजाऊ बनाया, खेती करने लगे, तो बाघों की यहाँ बड़ी संख्या बहुत अधिक थी। तो बाघों ने जब आक्रमण किया तो कुछ लोग हताश होकर भाग गए, छोड़ गए। उसके बाद 1974 में फिर कुछ लोगों ने प्रयास किया, इस जमीन को उपजाऊ बनाया, और धीरे धीरे जब ये जमीन उपजाऊ हो गई, कम से कम 1981 में हम ग्राम बग्गा चौवन वालों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 84 में, 81 में, 81 में, 81 में।
और शायद 85 में हमारे यहाँ स्कूल का निर्माण हुआ, प्राइमरी यशपाल आर्य जी की देखरेख में। तो आज हमें कई वर्षों बाद ये विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, जबकि यहाँ लाइट हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, आंगनबाड़ी हो गए, 6-7 प्राइमरी विद्यालय हो गए और चारों तरफ बिजली का जाल बिछ चुका है। और अगर उन्होंने हमें ये कहा था स्टार्टिंग में कि भाई अगर ये जमीन उपजाऊ हो जाएगी तो आपको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आदेश जारी हुआ, ऐसा सुना जाता है कि भाई जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर बैठा रहे। जी, मैंने भी सुनने भैया, तभी मैंने अभी वही बात मैंने भी कही कि 5 साल के बाद उसको आपको कहीं और बसाया जाना था, क्योंकि वन भूमि में होता ही ऐसा है। लेकिन वन भूमि, लेकिन अब इन लोगों ने आप लोगों को नहीं बसाया, सरकार खुद आपको बसाकर भूल गई और आप लोग भी यहाँ पर बसते चले गए। जाहिर सी बात है, जब कोई आपको नहीं उठा रहा तो आप क्यों जगह छोड़ेंगे। और सरकारों ने भी यहाँ पर ताना बाना बुनना शुरू हो चुका था, सड़कें आने लगी थी इधर, और ये बिजली के तार ये कब पड़े थे, फाइबर वाली लाइनें जो आपकी अब आई हैं, और जो उधर जो वायर जो पड़ी हुई है आपकी बिजली कब आई थी इस गांव में सबसे पहले गांव? ये तो सन 2005-6 में शायद यहाँ बिजली आ गई थी पहली बार। मतलब उससे पहले बिजली नहीं थी यहाँ, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। 2005 के करीब यहाँ बिजली मतलब आ चुकी थी। और उसके बाद बहुत इंटर कॉलेज हुआ। इंटर कॉलेज होने के बाद आज देखिए गांव में मतलब सारी सुविधाएं गवर्नमेंट जो दे रही है वो है। आज हम पूरी तरह से जब अपना जीवन इस पर यापन करने लग गए, एक व्यक्ति के ग्राम सरपुड़ा जो हमारे क्षेत्र में आता है उसने याचिका रिट लगाई हाईकोर्ट में कि यहाँ की जो मतलब बग्घा चौवन में जो भी काम हो रहा है टोटली गवर्नमेंट के द्वारा यही काम हो रहा है, सरपुड़ा में कोई काम नहीं हो रहा है, और वो भी वन भूमि में हो रहा है। वो भी वन भूमि में हो रहा है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, और सन शायद 2015 में भगत सिंह कोश्यारी जी जिस समय यहाँ सांसद थे, उन्होंने इस बग्घा चौवन गांव को गोद लिया। उस बग्घा चौवन गांव को गोद लिया। गोद कब लेता है? जब किसी को पता होता है कि ये अनाथ हैं और अनाथ के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, इसीलिए तो उसे गोद लिया जाता है। तो क्या यहाँ विकास हुआ? आज आप अपने YouTube के माध्यम से मेरी आवाज को पहुंचाएं कि जब इसको गोद लिया तो क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ। और हमारे जो विधायक इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कई लेटर हैं मेरे पास रखे हुए, अभी भी हैं। तो उन्होंने इस बग्घा चौवन की पैरवी की, मुख्यमंत्री जी को पैड लिखा कि बग्घा चौवन में ये समस्याएं हैं, इनका निराकरण किया जाए। आज मेरी गुजारिश है उनसे, आपके चैनल के माध्यम से आपको दिल से बधाइयां हैं, हार्दिक बधाइयां हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जो लेटर उस समय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देते थे कि बग्घा चौवन में ये समस्याएं हैं, इतने गड्ढे हैं, इन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, मेरी आपसे अरदास है एक बार आप उस बिंदु पर गौर करके देखिए। सर आज देखिए इतने हम लोग परेशान हैं, इस समय आप आए होंगे तो देखिए कितना जल भराव पड़ा हुआ है यहाँ। तो ये वास्तव में ये बग्घा चौवन की ये समस्याएं थी। और यहाँ पर शुरू से ही भूतपूर्व सैनिक हमारे रहे, अनुसूचित जाति के लोग रहे, पिछड़े वर्ग के लोग, सभी ने मिलकर के एकजुट संघर्ष होकर के इस जमीन को आबाद किया और संघर्ष सहा। आज जब हम थोड़ा सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, जब यहाँ पर एक ईंट पड़ने का समय आ गया, तो आज गवर्नमेंट कहती है कि बग्घा चौवन वालों को उठा लिया जाए। तो मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री साहब कि जिस समय आप विधायक थे उस समय आपने हमारी बहुत पैरवी की, जिसके हम आभारी हैं। और आज भी मैं इस चैनल के माध्यम से आज से अरदास करता हूं कि हमारी बात को उठाया जाए और इस बग्घा चौवन गांव को राजस्व बनाया जाए और हमें मूलभूत समस्याएं हमारी दूर की जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हो जाएगा इनके लिए। जैसा कि मैंने भी कहा, शुरुआत में मैंने बात को कह दिया कि लोग को बसाकर, लोगों को यहाँ बग्घा चौवन ने बसाकर सरकारें खुद भूल गई कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं। और इतने वक्त बाद जब लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पर लगा चुके हैं, जब आप सरकार का इतना पैसा यहाँ लग चुका है, सरकार जब यहाँ ताना बाना बुन चुका है, जो कि नहीं बुना चाहिए जाना चाहिए था अगर ये वन भूमि होती। और अगर वन भूमि है तो यहाँ पर ताना बाना क्यों बुना गया, क्यों इनको वोट देने का अधिकार दिया गया, क्यों इनको आदर्श गाँव के लिए गोद लिया गया। ये चीज़ें आपको पहले भी सोचनी चाहिए थी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी वर्तमान समय पर आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरी दरख्वास्त है कि इस बग्घा चौवन गांव को किसी भी कीमत पर राजस्व गांव घोषित किया जाए, इस गांव को ना उजाड़ा जाए। क्योंकि आप अगर इनका दर्द नहीं समझ सकते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि आपका नेता होना फिर बेकार है। किसी का भी जो इतने लंबे वक्त से जो बग्गा चौवन को जो नज़रअंदाज कर दिया गया, हम सब आपके आभारी होंगे अगर आप बग्गा चौवन को बचा लेते हैं तो। और इस समय आप मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में बहुत पावर है, आप चाहे तो बचा सकते हैं। चलिए इनसे पूछते हैं आगे। सर बताइए जरा। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे विषम मौसम में आप लोग झटके खाते हुए जनता का दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ पर आए। पिछले 2.5 महीने से लोग मुझसे कह रहे थे और मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बाकी समस्या में बहुत उलझा हुआ था खटीमा के अंदर। तो लेकिन अभी मुझे लगा कि इस समय पर आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए क्योंकि वो इसका समाधान करवा सकते हैं। तो टोंगिया गांव को उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार ने सन 2017 से जो है राजस्व ग्राम बनाने का अधिनियम पारित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने 2017 में जो है कम से कम 16-17 गाँवों की सूची भारत सरकार को भेज दी है। तो ये टोंगिया गाँव है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के लिए था ना, हाँ, हमारे लिए। लेकिन वन भूमि का मतलब भारत सरकार के अंडर में तो है जी। इसका जो अंतिम निर्णय है वो भारत सरकार के अंडर में है। हम ये कहते हैं कि हमारी उत्तराखंड सरकार, आज बग्गा चौवन का सवाल नहीं है, हमारे हजारों गांव हैं जो वन भूमि में फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से फंसे। लेकिन जो बग्गा चौवन है आपका वो टोंगिया ग्राम के अंतर्गत है। तो टोंगिया गांव को उत्तर प्रदेश सरकार जब राजस्व बना सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं बना सकती? हमारा ये सवाल है। मैं खुद यही सवाल है मेरा भी कि जब उत्तर प्रदेश में काम हो सकता है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, ये केंद्र उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश उड़ीसा में है। अभी जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के गुजर लोग थे जंगलों में, जम्मू कश्मीर में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहाँ के गुजरों को उनको मालिकाना हक दिया गया है। तो ये हमको भी तो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है तो हम बग्गा चौवन का सवाल नहीं करते हैं, नियम कानून को बनाने के लिए पूरे उत्तराखंड के वन भूमि का सवाल करते हैं। सीरियल वाइज, क्रम वाइज उन लोग क्षेत्रों को जो है प्रमुखता के आधार से जो है सरकारी अभियान को चलाए तो हम सरकार को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनने का लाभ हमको क्या है, हम ये सुनना चाह रहे हैं। सही बात है सरकार के। और मैं आपको बताऊं, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए दिशा निर्देश बनाए गए थे, जिसके द्वारा पूरे भारत भर में कुछ सरकारों ने काम किया है और ऐसे गांवों को राजस्व गांव बनाया गया है। उड़ीसा में ये काम हुआ है, हाल में यूपी में ये काम हुआ है और हमारे उत्तराखंड में हमारा ये इतना बड़ा गांव जहां लोग सालों से रह रहे हैं, करीब 45-50 सालों को यहाँ हो गए हैं रहते हुए। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ इस गांव को राजस्व गांव तो घोषित किया जाए ही, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सड़क आज तक यहाँ नहीं पहुँची ढंग से, ईंटों का खड़ंजा भी यहाँ ढंग से नहीं पहुँचा हुआ है, पशु चिकित्सालय नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, समस्याएं तो बहुत है साहब। मेरा सदानंद जोशी। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप ये इस विषम परिस्थिति में खटीमा के अंडवार क्षेत्र कहा जाने वाला बग्गा चौवन, यहाँ पर आप हमारी मांग को उठाने के लिए आए। मैं पूरी गांव की ओर से, पूरी जनता की ओर से आप लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। और दूसरा, जो यहाँ पर हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, कैसे बसाया गया, क्या बसाया गया है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको थोड़ा बहुत अवगत करा दिया गया है। तो इसकी मूल जड़ ये है, सन 1974 में लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऊसर भूमि, यानी कि जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, जहाँ पर मतलब अभी तक काबिज नहीं है, उस भूमि को काबिज करने के लिए एक विधेयक पास हुआ और उस भूमि में किन को बसाया जाए, जो भूमिहीन वर्ग है, जिनके पास हिंदुस्तान में किसी के पास जमीन नहीं है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, और जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जो हमारे गरीब वर्ग के लोग, उन लोगों के लिए उस समय ये विधेयक पारित हुआ। पारित होने के बाद वो सेकुलर चला और उसमें बताया गया कि भाई जो भी पर्वतीय क्षेत्र या जहाँ पर भी जो भूमिहीन लोग हैं, तो हम ऊसर भूमि को
आवंटन कर रहे हैं। और उसमें क्या है, वहां पे गवर्नमेंट ने 2 पद्धतियां रखी। उसमें जो IAS PCS है उन्होंने कहा भाई एक बार हम अगर भूमि को, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन या मतलब हरियाली का जो भी मतलब पर्यावरण वातावरण है वो दूषित हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर क्या किया गया कि इनको 5-5 साल के लिए उसको नाम दिया गया टोंकिया पद्धति। टोंकिया पद्धति नाम दिया गया। तो जो जनता वहां पर बैठती थी उनके साल स्कूल भी चलते थे, छोटा मोटा हॉस्पिटल भी चलता था, साथ में सारी व्यवस्थाएं चलती थी। 5 साल आप यहाँ पर इस जमीन को काबिज करेंगे और उसमें धान और गेहूं नहीं उगाएंगे आप, शर्त ये केवल दलहनी फसल होगी और क्या कहते हैं तिलहनी फसल होंगी, है ना। तो तिलहनी फसल होंगे, गेहूं चावल आप नहीं लगाएंगे। तो ये शर्तें थी। खैर वो जो भी थी वो गवर्नमेंट की। अब रहा सवाल सन 1980 में यहाँ पे उधर केंद्र सरकार में एक वन अधिनियम बना कि जो भी वन क्षेत्र हैं जो काबिज हैं, लेकिन अब अग्री काबिज कोई वन भूमि नहीं होगी। अगर जो वन भूमि को काबिज करेगा 80 के बाद उसको अतिक्रमणकारी माना जाएगा। ओके, अतिक्रमणकारी माना जाएगा 80 के बाद वालों को, न कि 80 से पहले वालों को। बग्गा 54 में 80 से पहले 78 या 79 के बीच में इन्होंने इसको उठाने की कोशिश की वन विभाग, लेकिन कोशिश करने के साथ साथ भाई जनता को, दूसरी जनता ने कहा कि हमें भाई दूसरी जगह तो हम आपकी जगह छोड़ देते हैं, हम तो बेघर हो जाएंगे। यहाँ पर जो जनता बैठी हुई थी उसने मांग करी हमें दूसरी जगह दी जाए, लेकिन मतलब जब तक आप देंगे नहीं हम जाएंगे कहाँ, ये स्वाभाविक है, है ना। बात है। तो उन्होंने ये कहा, तो यहाँ पे मारधाड़ भी होगी और कई चीजें हो गई, वन विभाग के साथ चीजें हुई, उन्होंने अपना बल दिखाया। तो उस समय के हमारे तत्कालीन कमिश्नर कुमाऊं, उन्होंने आकर के यहाँ पे कहा, वन विभाग को आदेश किया कि जब तक आप इन लोगों की व्यवस्था अन्यत्र नहीं करते हैं तो तब तक ये जनता यहाँ पर बनी रही। ओके, मतलब ये वन विभाग को आदेश दिया गया कमिश्नर के द्वारा, जब तक आप नहीं होगा, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अन्यत्र व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक आप इनको कुछ भी नहीं करेंगे। तो वन विभाग तब से शांत रह गया। वन विभाग के को ऑर्डर हो गया था और कह दिया था कि भाई आप इनको छेड़छाड़ नहीं करें। उसके बाद जो है आज की तारीख में धीरे धीरे विकास होता गया, विकास की ओर दुनिया जा रही, तो बग्गा 54 भी विकास की ओर देखता है कि भाई हमारा भी विकास हो। तो धीरे धीरे हमारा जो यहाँ पे विद्यालय आया, हमने तत्कालीन विधायक सुरेश चंद्र आर्या जी से रिक्वेस्ट करी या प्रार्थना करी। उसके बाद उन्होंने इस मांग को हमारे आगे रखी और उस समय ये प्राइमरी विद्यालय जिला अध्यक्ष के अंदर हुआ करते, ठीक है। तो जिला अध्यक्ष उस समय हमारे RC जोशी, काशीपुर वाले नैनीताल। तो RC जोशी जी ने कहा कि यार ये गरीब जनता है, इनको विद्यालय मतलब बच्चों के लिए, उससे पहले मैं भी खुद इन बच्चों को मैंने पढ़ाया, इसमें बहुत सारे बच्चे, मैंने भी मतलब छोटा मोटा स्कूल यहाँ पे चलाया। तो उसके बाद जो है RC जोशी जी ने वो विद्यालय यहाँ पर गवर्नमेंट आवंटन किया और तब से बच्चे हमारे उसमें पढ़ने लगे। धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जो है यशपाल जी का भी सहयोग रहा और पाटनी जी का भी सहयोग रहा। पाटनी जी ब्लॉक प्रमुख रहे हमारे, उन्होंने अपने कार्यकाल में हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया कोटे का। ओके, राशन कार्ड हमारे पास नहीं थे, हमें न तेल मिलता था, न राशन मिलता था, न चीनी मिलती। तो पाटनी जी के कार्यकाल में, ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में उन्होंने के प्रयत्न से यहाँ पे हमारे पास कोटे की व्यवस्था हो गई। उसके बाद हम देखते गए, चलते गए, हमारे बच्चे आगे, हमें बच्चों ने जैसे, अब उसमें से अधिकतर हमारे इस गांव के लोग और आज पूर्व में भी देश सुरक्षा करके आ गए हैं और आज भी बॉर्डरों पे, गलवान घाटी में, कश्मीर के बॉर्डरों में, बांग्लादेश के बॉर्डरों में हैं, लेह लद्दाख में, वहां पे बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं वर्तमान में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां से फोन कर रही है अपने भैया को बहन कि भैया वहां तो रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएं, राखी बांधने लगाइए।
तो उस भाई के दिल में उस बॉर्डर में क्या बीत रही होगी। दूसरा, वीर चक्र वाले यहां पर है, परमवीर चक्र वाले यहां पर निवास कर रहे हैं। अब आज की या पूर्व सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक आपकी वन भूमि थी, आपकी जगह थी, लेकिन आपकी सरकार तब तक कहां सोई रही थी जब तक इतना यहां पर हो चुका है। जब इतने हजारों लोग यहाँ बस चुके हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दी है, तब तक सरकारें कहाँ सोई हुई थी? मेरा भी वही सवाल है भाई। तब तक सरकार को नींद क्यों आई थी? और आज हाईकोर्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, हाईकोर्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, जज देखने नहीं आ रहा है कि फील्ड में क्या हो रहा है जी, या सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर सरकार आ रही है देखने। सरकार कौन आ रही? विधायक आता है, मंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, सांसद आता है, हर कोई आता है। उनको मालूम है कि भाई ये जमीन ऐसी है, तो वो कोर्ट को या सरकार को अपनी तरफ से रिपोर्ट दें, ये कहें कि भाई इस जनता को हम बसाना चाहते हैं, तो कोर्ट कोई नहीं है। अगर कानून बनाना तो सरकार का काम है। सही बात है। तो इसलिए ये अब धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं, इससे 3 साल पूर्व जब हमारे पर एक आपसी झगड़े का मतलब सरपड़ा और हम आपस में हैं, भाई भाई एक ही गांव है हमारा, तो एक व्यक्ति ने याचिका डाल दी कि भाई ये लोग मतलब जो है अनसाइज हैं, और उस समय हाईकोर्ट ने किसी को नहीं सुना। जबकि यहां पर भी माननीय न्यायालय का भी थोड़ा सा दोष मैं कहता हूं कि माननीय न्यायालय ने इसकी ढूंढ खोज करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसका पता करते रहा तो मुझे ये कहा माननीय न्यायालय ने, मैंने जब याचिका डाली है तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पक्ष डीएफओ था, जमीन आपकी नहीं है। डीएफओ मतलब जमीन आपकी नहीं है? हाँ, उन्होंने साहब मुझे वकील साहब वहाँ जज का रिकमेंड है मेरे पास, उन्होंने कहा भाई जमीन आपकी नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात थी। उन्होंने कहा जिसकी जमीन है हमने उसके बयान लिए हैं, वो पक्ष बना है, डीएफओ पक्ष बना है वहाँ। ओके, डीएफओ पक्ष बन करके उसने कहा कि ओके मेरी जमीन है साहब, ये अतिक्रमणकारी है। हालांकि हमारे कागजों में कहीं पर भी, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है अतिक्रमणकारी, शुक्र है कि नहीं है अतिक्रमणकारी, लेकिन वहां पर डीएफओ ने हमको अतिक्रमणकारी दिखाया और उस बात पर भी बहस हुई। फिर डीएफओ को कहा कि कौन से सन में, वो डीएफओ जवाब नहीं दे पाया कोर्ट को कि कौन से सन में इस गांव को मतलब जो है अतिक्रमण में डाला जाए, ये पता नहीं था। उसके बाद चलो जो भी है, हम लोग तितर बितर हो गए। हाईकोर्ट ने मतलब जो है कह दिया कि भाई इनको उठाओ, उनका तो भाई आज का खेल है भाई, उठाओ। एक ही पक्ष को सुना उन्होंने। तो उसके बाद हम दौड़े, सांसद महोदय के पास दौड़े, जहां हमने हाथ पांव मारने थे मारे, और फिर वो कर कुला करके सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया रहा, माननीय न्यायालय ने मतलब जो है स्टे दे दिया। अब आज की तारीख में गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है, जबकि दिल्ली में अनिल बलूनी जी हमारे सांसद जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने सबसे शब्दों में हमसे कहा कि भाई आपका सांसद या आपका विधायक क्या कर रहा है। फिर कुछ कमियां हमारी भी हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारी कमी नहीं है। हमने सरकार को चेताया नहीं। चेताया से क्या मतलब है आपको? नहीं, चेताया का मतलब ये है कि हम आज तक इसको नहीं कर पाए। हम सोचा कि भाई ये कर रही है, सरकार कर रही है, ये आश्वासन विधायक यही देता था या सांसद यही देता, हो जाएगा मतलब आप लोगों ने सामने से राजस्व गांव की मांग नहीं रखी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं रखी, उन्होंने हमें गुमराह किया है। ओके, उन्होंने हमें गुमराह किया है। ये कार्य हम देख रहे हैं। रखने की बात तो चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी सांसद की, है ना, जब रखी तो तब वो सांसद ने दी। गुमराह करते रहे हम। अब आज की किरण हमें ये दिखाई दे रही है, अगर जो बिल्कुल घर का है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि विधायक जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, ऊपर वाले की दुआ से और सभी पूरी जनता की के आशीर्वाद से, क्षेत्र के आशीर्वाद से, तो आज वो बग्घा चौवन के एक एक दरवाजे को जानते हैं। सही बात है। और उन्हें वाकिफ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमने कई बार संपर्क कर दिया है, वो अभी मौन है। मौन है। अब न जाने कोई कैसा बड़ा तोहफा वो देंगे, राजस्व घोषित करेंगे, या मतलब इसकी कोई और व्यवस्था करेंगे, ये उनके दिमाग में पूरी बात है। उनको अवगत कराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारी सरकार को पूरी इसकी पूरी जानकारी है, और पूरा उनको भौगोलिक परिस्थिति से मालूम है।
तो इस भौगोलिक स्थिति को देख करके मतलब जो है यहाँ की सुविधा को देख करके खुद तो पहले सरकार को सोचना चाहिए। अभी तो मैं बाकी नहीं बोलूंगा, हो सकता है कि इस पीरियड में क्या सोचा है विधायक जी ने, वो नकारात्मक नहीं सोचा होगा, सकारात्मक ही सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा, वो वाकिफ है। अभी मैं दोष नहीं देता, कब तक, जब तक वो परिणाम का पता न चले। परिणाम का पता नहीं। जिस दिन हमें पता चल जाएगा ये कमान इनके हाथ से चली गई है, इनकी बस की नहीं है, तो फिर वो जवाब देना जनता अच्छी तरह जानती है। ये कमान तो उनके हाथ से नहीं गई है, और इस समय तो वो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि राज्य के मालिक हैं, तो वो जो चाहे इसमें राज्य के अंदर हो सकता है। वो चाहे तो इस गांव को राजस्व गांव, हमारे बग्गा चौवन गांव को राजस्व गांव घोषित कर सकते हैं। और हम सबकी एक स्वर में ये मांग है कि बग्गा चौवन को राजस्व गांव घोषित किया जाए, और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे यहाँ के लोग आज तक वंचित हैं, वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर इन लोगों को दी जाएं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी जानवरों का हॉस्पिटल हो। और जो यहाँ के जो जंगलात का जो रास्ता जाता है, करीब 17-20 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस रास्ते को 25 किलोमीटर जो भी है, करीब 20 किलोमीटर के आसपास, 25 किलोमीटर के आसपास, उस रास्ते को पक्का करा जाए, डामरीकरण करा जाए उस रास्ते का, ताकि यहाँ की जनता अपनी समस्याओं से निजात पा सके। तो जो यहाँ का दर्द है, मैंने पहले भी लाइन बोली, अगर आप इनका दर्द नहीं समझ सकते हैं तो आप लोगों का नेता होना बेकार है। चाहे जितने भी नेता आज तक रहे यहाँ पर, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए फिर ऐसे में। और वर्तमान में अगर आप इनकी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप लोगों का नेता होना पूर्ण रूप से बेकार है। आप लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए फिर ऐसे में। अगर आप लोग सत्ता में हो करके, छोड़ देनी चाहिए। आप लोग सत्ता में हो करके अगर इन लोगों के मुद्दों को अगर आप लोग सत्ता में रहते हुए भी, राज्य के मालिक होते हुए भी, अगर आप लोग इनकी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर चौथी बार आया हूँ बग्गा चौवन में, और जब भी आता हूँ, क्योंकि सड़क इतनी खराब है और हमें इतनी बुरी सड़क की आदत नहीं है, तो हमारा उस दिन उस रात को हमारी कमर में जरूर दर्द रहता है। तो जो जनता यहाँ की रह रही है, वो जनता तो इसकी थोड़ी बहुत आदी हो चुकी है, मगर जो बीमार व्यक्ति है उसका यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना हॉस्पिटल में, वो तब तक जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाली निशान खड़े होते हैं। तो समस्याएं तो बतेरी हैं। आज बग्गा चौवन करीब 40 साल पीछे खड़ा हुआ है, जहाँ पर जमाना आज बिजली की तेजी से आगे भाग रहा है, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और वहाँ पर बग्गा चौवन इतने पीछे हाशिए पर खड़ा हुआ है। और इसको उजाड़ने को लेकर जो ये कवायद चल रही है, मैं चाहूँगा ये ख़त्म करी जाए और उसको जल्द से जल्द राजस्व गांव घोषित किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक स्वर में आप सामने आ जाइए, जरा एक साथ जरा राजस्व गांव के मामले को आ जाइए। आप लोग इधर पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए। तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बग्गा चौवन गांव को राजस्व गांव जल्द से जल्द, वर्तमान का कार्यकाल पूरा होने से पहले, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल पूरा होने से पहले हमारे बग्गा चौवन के गांव को राजस्व गांव घोषित किया जाए। क्या कहते हैं आप लोग, राजस्व गांव घोषित करना चाहिए? आप लोगों की क्या मांग है? राजस्व गांव घोषित करना चाहिए। और जो दूसरी जो बड़ी समस्या है आप लोगों की, जंगलात वाली जो सड़क है, रास्ते की उसको डामरीकरण होना चाहिए। जंगलात वाले रास्ते का डामरीकरण होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और सांसद जी से और हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारे बग्गा चौवन गांव को राजस्व गांव घोषित किया जाए। हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, इस गांव को नजरअंदाज ना किया जाए। बाकी मैं हूं आपका अपना कमल चंद्र जोशी। जय हिंद, जय भारत।